सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस जो बच्चे क्लास 10th के बाद 11th 12th में जो है मैथमेटिक्स लेकर कंटिन्यू करना चाहते हैं उनके लिए तो ये और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का यूज जो है क्लास 11th में बहुत सारा भर के रखा हुआ है, क्लास 12th में पूरा भर भर कर ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। तो उनके लिए एकदम ध्यान से उनको समझना है, और जिनको सिर्फ क्लास 10th पास करना, अच्छे नंबर लाने हैं, वो भी अच्छे से ध्यान से समझना। ठीक है, लेकिन जो मैथ्स लेने वाले हैं उन लोगों से है मेरा ये सजेशन है कि आप एकदम ध्यान से और हर एक क्वेश्चन पे जो है फोकस करना है। लेकिन स्टार्ट करने से पहले बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। जैसे अभी काफी दिनों से वीडियोस जो है नहीं आ रही थी, ठीक है, बीच में ब्रेकडाउन हो गया था काफी रीजन से, कुछ रीजन से। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कम से कम आपको वीक में 3 से 4 वीडियोस जो है मिले, मैथ्स के, सोशल साइंस के या साइंस के। सारे वीडियोस में धीरे धीरे अपलोड जो है करते जाऊंगा। आप लोग बताते जाना कमेंट्स करके कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो है, कौन कौन से चैप्टर्स के जो है चाहिए। और एक और चीज, जैसे कि आप सबने देखा होगा कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उसने 3000 सब्सक्राइबर जो है कंप्लीट कर लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आप सभी का थैंक यू सो मच। आप लोगों ने इतना प्यार दिया, सब्सक्राइब किया, वीडियोस को देखे, लाइक किए, शेयर किए। तो इसी तरीके से आप बने रहिए। मैं आपके लिए अच्छे कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है लाते रहूंगा, और अब जो है थोड़ा कंटिन्यूशन में जो है लाने की कोशिश जो है मैं भी करूंगा। ठीक है, सो ज्यादा बातचीत ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है और आइडेंटिटीज क्या होती है। ठीक है, सो देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक है ना, ये दो वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, दो वर्ड से कौन कौन से बना हुआ है? पहला तो है ये क्या है? ट्रिग्नोन। ठीक है, ट्रिग्नोन। और दूसरा क्या है? ये मेट्रॉन। ठीक है, तो ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल्स या थ्री साइडेड फिगर। ट्रिग्नोन का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोन का मतलब होता है ट्रायंगल और थ्री साइडेड फिगर। मेट्रॉन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो कोई भी थ्री साइडेड फिगर जो होता है, मतलब सिंपल सा कहने का मतलब, थ्री साइडेड फिगर मतलब क्या होगा? ट्रायंगल। ट्रायंगल का स्टडी करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री जो है कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया ट्रिग्नोमेट्री क्या है? जो भी थ्री साइडेड फिगर होते हैं, ट्रायंगल्स होते हैं, उनका स्टडी करना क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्री जो है कहलाता है। ठीक है, अब देखो, इसके बहुत सारे जो है यूजेस हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों ये आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ, कैसे इसका पहले यूज होता था, हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करेंगे, फिर फॉर्मूले पर वापस आएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है। तो ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा कि थ्री साइडेड क्लोज फिगर जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। और हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के जो है ट्रायंगल जो है होते हैं। जैसे आप लोगों ने एक सुना होगा सबसे फेमस जो है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये मैंने जो ड्रॉ किया यहाँ पे फिगर, ट्रायंगल ए बी सी, ये है राइट एंगल ट्रायंगल। कैसे पहचानेंगे हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल है? तो अगर ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल में क्या होते हैं? तीन साइड होते हैं। जो सबसे हाईएस्ट लंबा जो साइड होता है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं, फिर नीचे वाले को बेस बोलते हैं, और एक और जो यहाँ पे तीसरा साइड बच गया उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अगर किसी ट्रायंगल में एक एंगल, अब देखो यहाँ तीन एंगल है, जैसे तीन साइड है ना, उसी तरीके से तीन एंगल है। ये पहला एंगल है, ये दूसरा एंगल है, और ये तीसरा एंगल है। तो अगर किसी ट्रायंगल में कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री है, ठीक है, एक एंगल 90 डिग्री है, और बाकी जो दो यहाँ पर x और y जो एंगल बच रहे हैं, ये दो एंगल का समेशन अगर 90 डिग्री होता है, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो कुछ बेसिक चीजें ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं, तीनों एंगल का समेशन हमेशा 180 डिग्री होता है। और अगर ऐसा ट्रायंगल जिसमें किसी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है और बाकी दोनों की वैल्यू जो है बाकी दोनों की जो वैल्यू है उसको प्लस करने से 90 डिग्री आता है, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोला जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल जो है बोला जाता है। फिर उसके बाद आपने एक और ट्रायंगल सुना होगा जिसका नाम है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड जो होती है वो क्या होती है? आपस में जो है इक्वल होती है। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, इसमें दो साइड है, एक पी क्यू है और एक पी आर है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, देखो अब जरूरी नहीं कि हमेशा ये दोनों साइड ही होंगे, कोई भी दो साइड हो सकते हैं।
तो अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड अगर इक्वल है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। फिर आपने एक और चीज सुनी होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्वी मतलब क्या होता है, सेम, ठीक है, लेटरल मतलब होता है तीन साइड। तो देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड क्या होते हैं, सेम होते हैं। जैसे यहाँ पर, जैसे ये एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस में दो साइड होंगे, तीसरा साइड जो है 10 नहीं होगा, या तो 10 से कम होगा या 10 से ज्यादा होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, सॉरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि अगर एक साइड की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो दूसरा साइड भी 6 सेंटीमीटर होगा, तीसरा साइड भी क्या होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, आप अपने कॉपी में ड्रॉ कर सकते हो। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें दो साइड सेम होते हैं, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जहां पे तीनों साइड जो है सेम होते हैं। एक और टाइप होता है, जैसे टाइप्स तो वैसे बहुत सारे होते हैं, जो मेन जो एक और टॉपिक होता है वो क्या है, देखो अगर कोई हमारे पास ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड सेम नहीं है, ठीक है, तीनों साइड सेम नहीं, तो उसको क्या बोला जाता है, स्केलेन ट्रायंगल जो है उसको बोला जाता है। तो अभी जो हमें ट्रिग्नोमेट्री में जो पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस जो रहेगा पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, वो रहेगा हमारे राइट एंगल ट्रायंगल पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, आपने अभी मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में अब देखो कि कौन सा एंगल 90 डिग्री बनाएगा, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो जैसे मैं अगर बोलता हूं, आपको मैं समझा देता हूं, ठीक है, बेसिक चीज है, हो सकता है बहुत लोगों को पता होगा। जैसे मैं बोलता हूं कि पी क्यू आर जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अब देखो पी क्यू आर, तो ट्रायंगल में पी कहीं भी हो सकता है, क्यू भी कहीं भी हो सकता है, आर भी कहीं भी हो सकता है। तो क्या एंगल पी की वैल्यू 90 डिग्री होगी, कि एंगल क्यू की वैल्यू 90 डिग्री होगी, कि एंगल आर की वैल्यू 90 डिग्री होगी, किस एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होगी। तो हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा कोई लिखा रहेगा कि ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी, एम एन ओ, कुछ भी दिया रहेगा, तो उसमें जो ये बीच वाला जो नाम रहता है ना, वहीं पे 90 डिग्री जो है बनता है। तो जैसे इस ट्रायंगल का नाम मुझे स्पेसिफाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसका मतलब आप समझ जाओगे कि बीच में कौन है, बी, तो बी पर 90 डिग्री जो है बनानी है। जैसे यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्यू हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा। अच्छा, आप पी को यहाँ भी लिख सकते हो, क्यू यहाँ आएगा, ये तो फिक्स्ड है, यहाँ पे आर लिख सकते हो, या अगर आप चाहो तो यहाँ P लिख सकते हो, यहाँ Q लिख सकते हो, यहाँ R लिख सकते हो। तो P और R आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन Q जो है वो हमेशा यहीं पर आएगा जहां 90 डिग्री जो है फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल हमें पढ़ना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या चीजों के बारे में आपको स्टडी करना है। तो जैसे कि यहाँ पर तीन साइड हैं और तीन एंगल्स हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल और उनके साइड में क्या क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में जो है आपको पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे इसको पढ़ क्यों रहे हो, इसका यूज कहाँ होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। वैसे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे आप सभी ने जो है माउंट एवरेस्ट के बारे में सुना होगा। अच्छा, आप सब लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ है, कौन से कंट्री में है ये। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट जो है हमारे वर्ल्ड का जो है क्या सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। तो देखो जब हमारे पास इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, जैसे आज के डेट में हमारे पास सैटेलाइट्स हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिससे हम लोग किसी भी चीज की हाइट जो है मेजर कर सकते हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है आज से 50 साल पहले, 60 साल, 70 साल पहले पता चल चुकी थी कि माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8848 किलोमीटर के आसपास है। अभी इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया, इंक्रीज हो गया, रिसेंटली 2020 में नया रिजल्ट आया है। तो उसकी हाइट पहले कैसे नापते थे, तो उसकी हाइट को नापने के लिए, किसी भी बड़े चीज की हाइट को नापने के लिए इसी ट्रिग्नोमेट्री का जो है यूज किया जाता था। ठीक है, कैसे, देखो ये ग्राउंड है, ये हमें पता है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में जो है बड़ा सा माउंट एवरेस्ट जो है इस तरीके से खड़ा हुआ है। ऑब्जर्वर क्या करते थे या साइंटिस्ट क्या करते थे, एक जगह पर खड़े होते थे और एक इंस्ट्रूमेंट लेते थे एंगल देखने वाला, ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम मैं भूल रहा हूँ, कुछ बोलते हैं उसको। वहां से हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे खड़े हो जाएंगे। अब देखो ये माउंट एवरेस्ट का क्या है, रूट है, तो माउंट एवरेस्ट के रूट से हम लोग 100 मीटर दूर है कि 1 किलोमीटर दूर है कि 500 मीटर दूर है, ये तो हम नाप सकते हैं कि हम लोग माउंट एवरेस्ट का जो जड़ है वहां पे, जहां पे जमीन पे लगा हुआ है, वहां से हम लोग कितना दूर है, ये चीज तो हम लोग नाप सकते हैं। फिर यहाँ से उस डिवाइस को यूज करके माउंट एवरेस्ट के टॉप को जो है हम लोग देखते थे। ठीक है, तो फिर यहाँ पर देखो ग्राउंड के साथ और जिसको हम लोग देख रहे हैं,
ऐसा एक डिवाइस होता था फोल्डेबल करके, ऐसा होता था, इसको रखते थे और इसको ऐसा रोटेट करते थे, इसको ऐसा, ये और भी रोटेट हो सकता है ना ये वाला, और यहाँ पे ना एंगल बने हुए होते थे, कितना एंगल रोटेट हुआ, तो इस एंगल को नाप लेते थे। अब देखो ये ग्राउंड से सीधा खड़ा हुआ है तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा, ये हाइपोटेनियस हो गया, ये बेस हो गया। अब हमें बेस पता है और मान लो हमें ये एंगल भी पता है, तो जब हम बेस पता होगा, एंगल पता होगा, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज करके ये हाइट निकाल सकते हैं। तो यही चीजें जो है पहले साइंटिस्ट लोगों ने की थी, माउंट एवरेस्ट के रूट से 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर दूर जाकर वो खड़े हो गए और वो जो एंगल देखने वाला डिवाइस है, उस एंगल देखने वाले डिवाइस को रखे उस पॉइंट पर और वहां से माउंट एवरेस्ट के टॉप को देखे। फिर कुछ एंगल मिला कि कितना ग्राउंड से वो ऊपर एंगल बनाते हुए खड़ा हुआ है, वो एंगल मिल गया, हमें बेस पता है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज किए गए होंगे और उसके बाद माउंट एवरेस्ट की अप्रोक्सीमेटली हाइट जो है ऐसे निकाली गई होगी। ठीक है, अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो है मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती क्या है। सो ध्यान से देखो, हमारे पास जो है बेसिकली 6 टाइप के जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। ठीक है, 6 टाइप के क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। तो मैं आपके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं और अभी जो बताने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से समझनी है कि कौन सा रेशियो कौन से साइड को जो है क्या करता है, कनेक्ट करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लो ए है, बी पे 90 डिग्री बन रहा है और ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, सी है। ठीक है, जो सबसे लंबा साइड होता है उसको क्या बोला जाता है, हाइपोटेनियस बोला जाता है। जहां पर ये बेस बना खड़ा हुआ होता है ये बेस होता है और तीसरा साइड जो बचा ये परपेंडिकुलर होता है। तो हमारे पास जो है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ठीक है, और देखो, अच्छा किसी ट्रायंगल का एंगल क्या होता है, जैसे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पर बन रहा है, ये तो हमें पता है, लेकिन किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल होता है उसको हम लोग कैसे बताते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो एंगल होता है ना, वो कहलाता है आपका एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये तो 90 डिग्री पहचान है कि राइट एंगल है, इस एंगल, इस ट्रायंगल का जो एंगल है वो कौन होता है, 90 डिग्री के सामने। अब आप बोलोगे कि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने मान लिया और राइट एंगल को बता कौन रहा है, ये बता रहा है, तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी। या आपने बोला कि इसके सामने वाला जो होता है वो एंगल ऑफ ट्रायंगल कहलाता है, मैंने बिल्कुल सही कहा, तो ये भी तो इसके सामने है, इसको क्या बोलेंगे। तो देखो ये भी एंगल ऑफ ट्रायंगल है, ये भी एंगल ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, एंगल ऑफ किसी भी एंगल के किसी भी ट्रायंगल के एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल का जो एंगल है यहां लोगे तो बेस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। अगर आप इसको एंगल ना लेकर अगर आप इसको एंगल लेते हो तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और हाइपोटेनियस तो सेम रहेगा। ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है, इसको लोगे तो ये बेस बनेगा, ये परपेंडिकुलर बनेगा, इसके ऊपर वाले को लोगे तो ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर जो है बन जाएगा। ठीक है, तो लेट से अभी हम लोग नीचे वाले को क्या करते हैं, एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करते हैं और इनमें रिलेशन ढूंढते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है इसको बोला जाता है साइन थीटा। देखो यहाँ पर आप थीटा के जगह कोई भी नाम यूज कर सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा, ए, बी, सी, आप कुछ भी यूज कर सकते हो ना। तो यहाँ पर हमने थीटा यूज किया है, तो साइन थीटा जो होता है वो किसको किसको कनेक्ट करता है, वो कनेक्ट करता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस को जो है कनेक्ट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा जो मेन एंगल जो होता है, मेन रेशियो जो होती है उसको बोलते हैं कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है देखो, तो यहाँ पे जो है ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस को जो है कनेक्ट करता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इन द सेंस इसमें बात करूं तो परपेंडिकुलर हमारा कौन है, परपेंडिकुलर है हमारा ए बी, हाइपोटेनियस कौन सा है हमारा ए सी। इसी तरीके से यहाँ पर बेस क्या है, हमारे पास बेस का जो नाम है वो बीसी है, हाइपोटेनियस का जो नाम है वो एसी है। और एक तीसरा मेन एंगल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा, और टेन थीटा जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस जो है होता है। तो परपेंडिकुलर अभी कौन सा है, ए बी है, बेस कौन सा है, बीसी है। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन जो है क्या होते हैं, मेन जो है एंगल जो है होते हैं। अब इसको याद कैसे करोगे, तो देखो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, पी बी पी, ऊपर में क्या आ रहा है देखो, पी बी पी,
नीचे में क्या कर सकते हो, एच एच बी। तो इसका जो फर्स्ट जो होगा वो साइन थीटा के लिए होगा, सेकेंड जो होगा कॉस थीटा के लिए होगा, और तीसरा जो होगा वो टेन थीटा के लिए होगा। इसको याद करने का एक टेक्निक भी होता है, ठीक है। जैसे पंडित बद्री प्रसाद, बहुत लोग ऐसे याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद और नीचे में क्या है, हर हर भोले। या आप कोई भी अपने मर्जी से ऐसा कोई ट्रिक बना सकते हो जिससे ये ऊपर के तीन और नीचे के तीन एक ही सीक्वेंस में होने चाहिए। तो पहला जो होगा रेशो में वो साइन का होगा, बीच वाले जो होंगे वो कॉस के होंगे, और जो लास्ट वाले होंगे वो टेन के होंगे। तो आप बोलोगे कि सर आपने तो 6 रेशो की बात की थी, यहाँ तो 3 ही दिख रहे हैं, ठीक है। तो देखो इन सब के क्या होते हैं, एक एक रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे साइन का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोला जाता है कॉसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। और मैंने रेसिप्रोकल बोला, रेसिप्रोकल मतलब साइन थीटा का उल्टा, मतलब ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो अगर साइन थीटा की वैल्यू p अपॉन में h है तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, h अपॉन में p हो जाएगा। तो कोसेक थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगी। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास दूसरा रेशियो है, ठीक है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोला जाता है सेक थीटा। और सेक थीटा जो होता है ये होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो रही थी आपको, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मिल रही थी, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन में बी हो जाएगा। फिर उसके बाद एक लास्ट बचा आपके पास टेन थीटा। टेन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है उसको बोला जाता है कॉट थीटा। और कॉट थीटा जो होता है वो 1 अपॉन टेन थीटा के बराबर होता है, और ये हो जाएगा बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अगर आपको तीन रेशियो से स्टार्टिंग के याद है, साइन कॉस और टेन, तो बाकी तीन आपको ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। कैसे याद होंगी, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का जो अपोजिट होता है वो होता है आपका कॉट थीटा, ठीक है। तो ये तीन जो है आप तीन मेन है, मतलब मेन तो सब है, लेकिन तीन अगर आपको याद है तो बाकी तीन आपको बड़े आराम से जो है याद जो है हो जाएंगे। तो देखो एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज जो होती हैं वो दो दो साइड को क्या कर रही हैं, कनेक्ट जो है कर रही हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है ये तो हमारे हो गए क्या, ये हो गए हमारे एंगल और साइड में रिलेशन, ठीक है। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। रेशियोज का मतलब देखो अभी जो हमने किया है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा एक रेशियो है, कॉस थीटा एक रेशियो है, टेन थीटा पी अपॉन बी का रेशियो है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आपस में रिश्ता क्या होता है इसको अभी हम लोग देखेंगे। जैसे साइन और कॉस का क्या रिश्ता होता है, टेन और कॉट का क्या हो सकता है, ठीक है। तो और ये एग्जाम में आपको पूछता भी है कि आपको एक नंबर का क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा कि इन दोनों में क्या रिलेशन है बताओ करके, ठीक है। तो देखो इसको कैसे जो है हम लोग याद करेंगे या क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसको हेडिंग डाल के लिख सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो हमारे पास तीन आइडेंटिटीज होती हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी जो होती है वो क्या होती है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। अगर जो हमारे पास साइन थीटा है और कॉस थीटा है, दोनों को स्क्वायर करके अगर हम लोग प्लस कर देते हैं तो वो किसके बराबर हो जाता है, 1 के बराबर हो जाता है। तो पहले आप आइडेंटिटीज को देख लो, उसके बाद में मैं आपको इसका प्रूफ भी बता दूंगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में जो है इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूफ करने के लिए 3 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन जो एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। जैसे मैं पढ़ रहा था जब सीजी बोर्ड में, आज से 10-12 साल पहले, तो ये क्वेश्चन आया था हमारे में कि साइन मतलब एक आइडेंटिटीज था, उस आइडेंटिटीज को प्रूफ करके हमें बताना था, ठीक है। तो ये बहुत पुराने क्वेश्चन है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो मैं आपको इसको प्रूफ करके भी बताऊंगा। अच्छा इसी को आप चेंज करके और क्या लिख सकते हैं, देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे नया नया फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है, हमने तो एक पढ़ा था। देखो इसी को और कई तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मुझे चाहिए, तो ये कॉस 1 के साइड जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब बच्चे बोल, अगर मैं कहीं पर यूज करूंगा या कहीं पे टीचर आपको पढ़ाएंगे कि साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दी, तो आप बोलोगे अरे ये कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये यहीं से डिराइव्ड हुआ है। एक और हम लोग लिख सकते हैं, जैसे यहां से अगर मुझे cos स्क्वायर थीटा अगर चाहिए, तो cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा
इसी में एक और चीज हो सकता है, जैसे अगर मुझे यहाँ से साइन थीटा निकालनी है तो जो स्क्वायर है उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो मैं साइन थीटा को और क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से अगर मुझे cos थीटा चाहिए तो मैं cos थीटा को क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सब एक ही फॉर्मूले से निकल कर आए हुए हैं, तो आपको इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पहली आइडेंटिटीज हमारी ये हो गई कंप्लीट। दूसरी जो आइडेंटिटीज होती है वो होती है माइनस के फॉर्म में, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब देखो यहाँ से क्या क्या फॉर्मूला और बना सकते हैं हम लोग, तो देखो पहला प्लस वाला था, दोनों के बीच में प्लस था, यहाँ माइनस है। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू अगर यहाँ से निकालूंगा तो माइनस टेन थीटा यहाँ जाके हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और अगर मैं यहाँ से सेक थीटा निकालूंगा तो ये हो जाएगा रूट ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, या अगर मुझे यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इस 1 को उठा के मैं इधर ले आऊंगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, आप लोग बड़े ध्यान से समझो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर जो होता है वो बहुत ज्यादा टफ होता है बच्चे लोगों के लिए, ऐसा उनका मानना है कि ये बहुत टफ होता है और एग्जाम में इसका वेटेज भी काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो एकदम ध्यान से आराम से एक एक वीडियोस को आप लोग देखते जाना और अच्छे से समझते जाना। और मैं आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप जहां बैठ के पढ़ाई करते हो उस जगह पर जो भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेस अभी मैं लिखने वाला हूँ, ट्रिग्नोमेट्री एंगल की वैल्यूज बताने वाला हूँ, उन सबको एक अच्छे से पेपर में लिख कर जो है अपने बैठते हो जहां पे वहां पे चिपका देना, क्योंकि ये जो फॉर्मूलेज है ना ये जल्दी से याद भी नहीं होते और कंफ्यूजन होता है। तो जब आप किसी चीज को बार बार देखते रहोगे तो आपको क्या होगा, वो चीज याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये इतना आसान बना सकता हूं मैं आपके लिए। एक और होता है लास्ट, जिसका फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो पहले वाले आइडेंटिटीज में दोनों के बीच में प्लस है, बाकी दोनों आइडेंटिटीज में क्या है, माइनस है। तो कई बार यहाँ बच्चे प्लस लिख देते हैं, यहाँ भी प्लस लिख देते हैं कॉपी चेक करते समय। ठीक है, पता चल जाता है हमें, तो फिर आप वो गलती नहीं करोगे। तो अगर मैं यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालना चाहूंगा तो कॉट यहाँ जाके हो जाएगा प्लस, और अगर मैं यहाँ से सिंपली कॉसेक थीटा निकालूंगा तो कॉसेक थीटा मेरे क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं जैसे यहाँ पर टेन वाले की मैंने वैल्यू निकाली थी, तो उसी तरीके से अगर मुझे कॉट्स चाहिए, कॉट थीटा चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉसेक, ये 1 यहाँ आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। फिर जब मैं यहाँ से सिंपली कॉट थीटा निकालूंगा तो ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हो गए सारे फॉर्मूलेस जो कि आपको अभी यूज करने हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इसका जो प्रूफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूछता है, तो इसको हम लोग समझते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे हम लोग, आप उसका बिल्कुल टेंशन मत लो। पहले आपका बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। किसी भी चीज की बेसिक अगर स्ट्रांग होती है तो अगर फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आगे की चीजें क्या होती हैं, बहुत आसान होती हैं और बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, अगर आपका फाउंडेशन ही वीक है, आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो आप कितने भी नए बुक से पढ़ लो, कितने भी नए टीचर से पढ़ लो, आपको समझ में नहीं आएगा। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप उसके बेसिक्स पर ध्यान दिया करो कि बेसिक क्या है उसके, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो अब देखो, प्रूफ ऑफ प्रूफ ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये 1 होता है, कैसे होता है ये अभी हम लोग प्रूफ करके देखते हैं। तो मान लो हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ये। ठीक है, आप लोगों ने एक थ्योरम सुना होगा नाम, जिसका नाम है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो वो अभी हम लोग यूज करने वाले हैं। लेट से ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब कैसे लिखोगे यहाँ पर आप ध्यान से देखो, और इसका जो एंगल है ये है थीटा।
पूरा मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ ना एक क्वेश्चन, फिर उसके बाद बाकी दोनों क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट प्रूफ करके बताऊंगा आपको, ठीक है। लेट ट्रायंगल, जो यहाँ पर 90 वो हमेशा बीच में आएगा ना, तो ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपको याद होगा क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अभी तो हमने नीचे वालों को एंगल माना है थीटा, तो हमारा हाइपोटेनियस तो फिक्स्ड है, एसी ही होगा, तो ये हो जाएगा हमारा एसी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन सा हो जाएगा, जो सीधा खड़ा हुआ है, ए बी स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगा, नीचे वाला, ये हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर। ये हम हमारा फर्स्ट इक्वेशन जो कि हमें यूज करना है, ठीक है। अब इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ए बी सी, हमें पता है कि साइन थीटा किसको किसको कनेक्ट करता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या है, ए बी है, हमारा हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है। कॉस थीटा किसको किसको कनेक्ट करता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हमारा क्या है, बीसी है, हाइपोटेनियस क्या है, एसी है। जो हमें प्रूफ करना है उसका हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं, ठीक है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, देखो किसी भी चीज को प्रूफ करने का तीन तरीका होता है, या तो आप लेफ्ट हैंड साइड को लो और राइट हैंड साइड को लाके दिखा दो कि हाँ ये आ गया देखो, या राइट हैंड साइड को लेकर आप लेफ्ट हैंड साइड को निकाल दो, या आप किसी दूसरे तरीके से स्टार्ट करो और दोनों साइड को एक साथ बराबर सॉल्व करो, ठीक है। तो अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले को करेंगे क्योंकि वो इजी है। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी अभी हमने यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू हमने निकाली है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, ए बी अपॉन में ए सी, लेकिन यहाँ तो होल स्क्वायर, यहाँ होल स्क्वायर कर देंगे। कॉस की जो वैल्यू है वो है बी सी अपॉन में ए सी, तो यहाँ आ जाएगा होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो आपको पता होगा कि जब डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम भी वही आएगा, और न्यूमरेटर को हम लोग बड़े प्यार से आपस में क्या कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं, ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान लगाओ इक्वेशन 1 पे, देखो इसके न्यूमरेटर में क्या है, ये देखो यहाँ पर ए बी स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर नहीं ना, ये होल स्क्वायर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे मैंने यहाँ पर सिर्फ ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर लिख दिया, तो बी का स्क्वायर है क्या सर, सी का स्क्वायर है क्या सर, नहीं ऐसा नहीं, ये होल स्क्वायर है ऐसा। तो न्यूमरेटर में क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो देखो यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस कैन बी रिप्लेस्ड एज, तो ये कहाँ से आया अगर पूछेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ये और ये कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, और 1 किसके बराबर है, विच इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यूज आपस में क्या होंगी, बराबर हो गई, यही तो हमें प्रूफ करना था, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं, अगर मैं बाकी दोनों प्रूफ्स को इसी वीडियो में बता दूंगा तो फिर काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर आपका इंटरेस्ट भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए वर्क क्या है, मैंने जितनी भी चीजें अभी बताई हैं, ठीक है, उसको एकदम ध्यान से वापस से, अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, और अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करके जो है बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। याद रखना, मैथ्स का जो पेपर है ऐसा है, अगर आपको अच्छे से चीजें समझ में आई हैं तो आप मैथ्स में आप 100 आउट ऑफ 100 भी बड़े आराम से ला सकते हो, और लोग लेकर आते भी हैं, ठीक है। मैंने भी एग्जाम में 99 मार्क्स लेकर आया था 100 मार्क्स का, बिना कोचिंग के, ठीक है। तब हमारे पास यूट्यूब ऐसा कोचिंग फैसिलिटीज जो है अवेलेबल नहीं थी, तो आज आपके पास सब चीज है, तो आप अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।